नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी ने 11 दिन पहले ही बनारस से चुनाव मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया। मोदी का नाम आते ही अरविंद केजरीवाल ने भी काशी में मोदी को ललकारने का ऐलान कर दिया। पूर्वांचल के माफिया डॉन और 8 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी कल कोर्ट में पेशी के लिए बाहर आए तो मोदी के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करके ही वापस लौटे। बीच में है कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी, 128 साल पुरानी पार्टी, जिसे मोदी को चुनौती देने के लिए एक अदद उम्मीदवार तय करने में पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी मोदी के गुब्बारे के फूटने की भविष्यवाणी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी अब तक यह तय नहीं कर पा रही है कि मोदी के खिलाफ बनारस से मैदान में उतरेगा कौन। दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में है, लेकिन पता नहीं कि यह फसाना है या हकीकत। दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट है रायबरेली और अमेठी। इन दोनों सीटों को लेकर बीजेपी में भी उहापोह की स्थिति है। रामदेव सोनिया के खिलाफ उमा भारती का नाम उछाल चुके हैं। राहुल के खिलाफ स्मृति ईरानी का नाम चर्चा में है, लेकिन यहां भी औपचारिक ऐलान बाकी है। चिंता, चिंतन और माथापच्ची बीजेपी खेमे में भी हो रही है। यानी जो डर मोदी के खिलाफ बनारस में कांग्रेस का है, वही डर अमेठी और रायबरेली में बीजेपी का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बनारस में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने में क्यों डरी कांग्रेस? मोदी की असली चुनौती कौन, मुख्तार अंसारी या केजरीवाल? और क्या सोनिया और राहुल के खिलाफ चुनौती देने के लिए मैदान में उतरेंगी उमा भारती और स्मृति ईरानी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव होने दीजिए तो पता लगेगा। मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे आप? जनता करती है, जनता हमारे साथ। कतारबद्ध कैमरों के सामने सिर पर हरा मुरेठा बांधकर, मूछों पर ताव देकर काशी के कुरुक्षेत्र में कूदने का ऐलान कर दिया 15 मुकदमों में कुख्यात पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी ने, और दे डाली नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी चुनौती। वो मुख्तार जिसने अपराध और सियासत के कॉकटेल से बनी डॉन की इमेज का फायदा 2009 के लोकसभा चुनाव में उठाया, बीएसपी के टिकट से लड़कर बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी की धड़कनें बढ़ा दी और जोशी महज 17,087 वोटों से ही जीत पाए। 4 हत्याओं का मुख्य किरदार वही मुख्तार अब मोदी के खिलाफ बनारस के 2.5 लाख मुसलमानों का नुमाइंदा बनने की तैयारी में है। लेकिन मुख्तार, मोदी और केजरीवाल के बीच त्रिकोणीय मुकाबले को देख कांग्रेस की सांसें फूल रही हैं। लाख मंथन के बाद भी उम्मीदवार तय नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह का नाम आता है, कभी आनंद शर्मा दावा ठोकते हैं, तो कभी काशी नरेश के रूप में ट्रम्प कार्ड की चर्चा होती है। संदेश भले ही जाए कि काशी में कांग्रेस उम्मीदवारी से पहले डर गई है, लेकिन पार्टी की वफादार सिपाही रेणुका जी इस देरी को टैक्टिस बताती हैं। कहती हैं कि कांग्रेस ट्रेलर नहीं दिखाएगी, सीधे 70 mm के विशाल पर्दे पर पार्टी के प्रत्याशी को लॉन्च कर देगी और सब भाग खड़े होंगे। और आप सोच रहे हैं कि हम डिले कर रहे हैं, ये कोई डिले नहीं है, ये हमारी टैक्टिक्स है। ठीक टाइम पे पर्दे पे नाम आ जाएगा और जब सब भागेंगे, हम ट्रेलर भी नहीं दिखाएंगे, एकदम 70 mm में उतरेंगे। पता नहीं वो शुभ मुहूर्त कब आएगा, काशी में कब पोस्टर फटेगा और कांग्रेस का कौन सा हीरो निकलेगा। तभी एक औपचारिक ऐलान भी हुआ। मोदी को बडोदरा से टक्कर देने वाले मधुसूदन मिस्त्री बोले, आज या कल वाराणसी के कांग्रेसी चेहरे का फैसला हो जाएगा। क्या कांग्रेस डरी हुई है? वाराणसी में चुनाव कैंडिडेट अभी तक नहीं उतार रही है वहाँ से। सर आपका आ जाएगा 1-2 दिन में, आज ही आ जाएगा लिस्ट या कल आ जाएगा। अभी मोदी के मोर्चे पर कांग्रेस के भावी चमत्कारी चेहरे की चर्चा चल ही रही थी कि बीजेपी खेमे में अमेठी और रायबरेली से भी तगड़े उम्मीदवार की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। कुछ घंटे पहले मोदी के चहेते रामदेव ने एक शिगुफा छोड़ा था जो खबर की शक्ल लेने लगा। चर्चा उठी कि रायबरेली में सोनिया गांधी से बीजेपी की साध्वी यानी उमा भारती टक्कर ले सकती हैं और अमेठी में राहुल गांधी से स्मृति ईरानी का मुकाबला हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता से पूछा गया तो जवाब आया कि ये सब अभी मीडिया की चर्चा तक ही सिमटा है। Oh, these are things which I'm hearing from you. I'll pass it on to the party president and come back with a reply to you. साफ है कि हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवार उतारने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पसीने छूट रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी के ख्यालों में मोदी का गुब्बारा फूट रहा है। उन्होंने 2014 में एक नया गुब्बारा तैयार किया, बहुत हवा भर गया इसमें, पूरा वक्त कर दिया इसको, उसने 3 गुना लगाया जिससे आगे सबके फटेगा। उधर वाराणसी में मोदी के AK-49 यानी अरविंद केजरीवाल के कमांडर भी जीत का डंका पीट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि मोदी को असली चुनौती आखिर कौन देगा, केजरीवाल या माफिया मुख्तार? और काशी के कुरुक्षेत्र में कब सामने आएगा कांग्रेस के कर्णधार का नाम?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। राहुल गांधी असम की रैली में मोदी के गुब्बारा फूटने का ऐलान तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह ऐलान नहीं कर रहे हैं न राहुल गांधी न उनकी पार्टी कि वाराणसी में मोदी को चुनौती कौन देगा। और जब यह सवाल रेणुका चौधरी से हमारे संवाददाता ने पूछा तो रेणुका चौधरी ने क्या कहा आपने सुना होगा, लेकिन फिर से बता दें, रेणुका चौधरी ने कहा कि आप सोच रहे हैं कि हम नाम में डिले कर रहे हैं, यह हमारी टैक्टिक्स है, ठीक टाइम पर पर्दे पर नाम आएगा और सब भाग जाएंगे। वो कौन नाम आएगा जिसके सामने से सब भाग जाएंगे, इस पर नजर है। हम जानना चाहते हैं कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, और साथ में ये स्मृति ईरानी और उमा भारती के नामों की चर्चा है राहुल और सोनिया के खिलाफ। इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में माफ करें अलका लांबा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आनंद प्रधान है लखनऊ से, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता, और कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे सुधांशु त्रिवेदी। सबसे पहला सवाल अखिलेश प्रताप सिंह, वो कब वक्त आएगा जब कांग्रेस की तरफ से फटेगा पोस्टर, निकलेगा हीरो? क्योंकि रेणुका चौधरी ने कहा कि ठीक टाइम पर पर्दे पर नाम आएगा और सब भाग जाएंगे। हमारा हीरो तो मैदान में है, घूम रहा है देश के कोने कोने में, कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, उसमें बताने की कहां हो सकता है। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, अखिलेश प्रताप सिंह। अच्छा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उचित समय पर उचित प्रत्याशी आएगा और वो विजयश्री प्राप्त करेगा बनारस से, बहुत जल्द आएगा। आपको बड़ोदरा में एक मिल गया, बनारस में भी मिलेगा और वही जीतेगा। तो अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ और शंकराचार्य की तरफ विजयश्री का आशीर्वाद भी आप दे रहे हैं। एकदम हम कांग्रेस जो भी राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी और अपने समयानुसार प्रत्याशी घोषित करती है, न कि किसी अन्य के अनुरूप या किसी अन्य की इच्छा के समय अनुरूप। अखिलेश प्रताप सिंह, कहा यह जा रहा है 11 दिन हो गए, घोषित करेंगे, 11 दिन हो गए मोदी के नाम के औपचारिक ऐलान के, 11 दिन हो गए, कांग्रेस में मंथन चिंतन सब कुछ हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मुकाबले में खड़ा करें और किसको बलि का बकरा बनाएं। बड़ौदा में तो आपने मधुसूदन मिस्त्री को खड़ा कर दिया, लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने बलि का बकरा साबरकांठा के एक एमपी को बड़ौदा में ले जाकर कर दिया। अब यहां आपको कोई मिल नहीं रहा है। पता नहीं किस आधार पे कैसे कैसे आप लोग कहते रहते हैं। जो नेता सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा हो पूरे देश में, अपने प्रदेश में भी सुरक्षित ढूंढ रहा हो, बाहर के प्रदेशों में भी ढूंढ रहा हो, उससे लड़ने वाले को आप बलि का बकरा बना दे रहे हैं। किस मानक से आपने तय कर लिया, अब तो हमें नहीं पता भैया। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश प्रताप सिंह, पूरे देश की नजर जानने में दिलचस्पी सबकी है कि सोनिया गांधी ने कल कहा कि जल्द ऐलान करेंगे, मधुसूदन मिस्त्री ने आज कहा कि आज से कल तक हो जाएगा, रेणुका चौधरी ने कहा कि ऐसा नाम आएगा कि पर्दे पर आएगा सब भाग जाएंगे। तो जरा दिलचस्पी है कि क्या मंथन चिंतन हो रहा है कि जिससे आप तय नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा कौन सा नाम हो सकता है जिसके डर से मोदी भाग जाएंगे, केजरीवाल भी भाग जाएंगे? आप ये तो जो इन लोगों ने कहा है उसी के अनुरूप घोषित हो जाएगा 1-2 दिन में, और अच्छा प्रत्याशी घोषित होगा। क्योंकि भाजपा ही कहीं भाग के छुपे सुरक्षित स्थान ढूंढे, इन्हें हराना है और ये हारेंगे। इलाक सुरक्षित स्थान ढूंढ लें, अब इनके लिए सुरक्षित स्थान इस देश के लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह, जब आप ये कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं तो आप भी दिल से जान रहे हैं कि वाराणसी में मोदी को हराना यह आसान बात है। आपने, जैसा मैंने पहले भी कहा, शंकराचार्य की तरह कह देना कि विजयश्री हासिल होगा जो भी आपका उम्मीदवार होगा, आसान नहीं है। शायद इसलिए कांग्रेस को सही उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को। आप किस आधार पे इतने कॉन्फिडेंस या ऊपरी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? पहले आप अपना आधार बता दें, किस आधार पे आपने कह दिया कि उन्हें हराना मुश्किल होगा? नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब सब जगह उम्मीदवारी तय हो गई तो बनारस की उम्मीदवारी पर क्या मंथन चिंतन कर रहे हैं? हराना मुश्किल है। बनारस की उम्मीदवारी पर क्या मंथन चिंतन? दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह 5 दिन पहले से अपना नाम खुद ही चला चुके हैं जी। नहीं, सुनिए, बातों को अब डाइवर्ट मत करिए। मंथन चिंतन की सूचना मीडिया को नहीं दी जाती। हमारा मंथन चिंतन चल रहा है, हम डिक्लेयर कर देंगे, आपको बता देंगे। आपने किस आधार पे ये कह दिया कि उनको हराना मुश्किल है? कौन सा आधार आपको ऐसा लगा? ये हम लेते हैं जरा, सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के नेता, उन्हीं से पूछते हैं। 2-4 आधार बताएं। सुधांशु त्रिवेदी से लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है अभी तक,
मंथन चिंतन चल रहा है जिसका ये खंडन कर रहे हैं। इनके पास उम्मीदवार रखा हुआ है। रेणुका चौधरी ने कहा ठीक टाइम पर पर्दे पर ऐसा नाम आएगा कि सब भाग जाएंगे। दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा है। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, कांग्रेस की समस्या अपने आप में विचित्र है। देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि कांग्रेस अध्यक्षा को अपील करनी पड़ रही है बड़े नेताओं से कि आप चुनाव लड़िए। इससे कांग्रेस के गिरे हुए मनोबल का पता सीधे लगता है। इसके अलावा चुनाव के समय बहुत से लोग दल बदलते हैं, मगर जिनको टिकट नहीं मिलता वो प्रत्याशी दल बदलते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग जिनको मिला हुआ टिकट वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि कांग्रेस में क्या स्थिति, जिसने उनको टिकट दे दिया, घोषित कर दिया और वो छोड़कर पाला बदल के चले गए। हम बनारस के संदर्भ में लौटते हैं। सुधांशु त्रिवेदी पार्टी छोड़ के आता है। सुधांशु त्रिवेदी, हम जरा बनारस के संदर्भ में आते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि जो भी उम्मीदवार कांग्रेस का होगा उसे विजयश्री हासिल होगा। शंकराचार्य की तरह इन्होंने कह दिया है विजयश्री हासिल होगा तो मोदी की जीत मुश्किल है। उम्मीदवार बस कांग्रेस की तरफ से ऐलान होना बाकी है। देखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री नरेंद्र मोदी की जो अपार लोकप्रियता पूरे देश में है, इससे से आप प्रमाण देखिए। वो गुजरात से निकलकर दूसरी जगह लड़ रहे हैं। आज तक गांधी परिवार के लोग कितनी बार हिम्मत किए। एक आध बार आप इंदिरा गांधी का मेढक और चिकमंगलुरु छोड़ दीजिए तो अमेठी रायबरेली के बाहर उत्तर प्रदेश में लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। और वो आकर दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बनारस से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप इसी से दोनों पार्टियों की रणनीतिक और मनोबल की स्थिति का अंतर आप स्वतः समझ सकते हैं। अखिलेश प्रताप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए। साथ में एक ये भी कि दिग्विजय सिंह ने 10 साल पहले कहा था कि अगर हार हो जाएगी तो 10 साल तक जो एक तरह से चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। संन्यास से वनवास से बाहर आए और उसके बाद राज्यसभा में गए। तो इस बार भी अगर गए दिग्विजय सिंह और हार गए तो कुछ ऐसा ही हाल उनका फिर से होगा। अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी झूठ बोलने की एक ऑटोमेटिक ऐसी मशीन है कि जो अपने आप में नायाब है। इनके लोग भाग रहे हैं, इनके लोग लड़ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अपील हो रही है कि आप लोग चुनाव लड़ें। दूसरी बात, इनके लोग दोबारा एक स्थान से बड़े नेता इसलिए लड़ सकते हैं क्योंकि वहां से जमानत जब्त हो जाती है। वो सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे नेता इसलिए कहीं और नहीं लड़ सकते क्योंकि वो दूसरी जगह हार जाएंगे। अरे ये कौन सा दलील हुआ? अगर आप कहीं काम कर रहे हो, 5 साल मौका दिया तो आप वहीं से लड़ो ना। अगर आप बनारस की बात करिए, चलिए बनारस की बात करिए। लड़ नहीं सकते। नहीं, जो अनर्गल आलाप करती है बीजेपी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल जो आपने दिग्विजय सिंह जी के लिए किया, कोई है बीजेपी में ऐसा नेता कि जो ये कहे कि हमें अगर ये हम हारेंगे या हमारी पार्टी हारेगी, हमारी सरकार हारेगी तो हम इतने दिन सक्रिय राजनीति से इलेक्टोरल राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ तो जो पदों के, जो पार्टी में पद है उसके लिए मार हो रही है। तो यही संकल्प लेकर फिर से उनको जाना चाहिए। यही संकल्प लेकर फिर से जाना चाहिए। नहीं तो आप कौन होते हैं ये संकल्प देने वाले? नहीं, चूंकि आप कह रहे हैं पहले विजयश्री मिलेगा। नहीं करते आप। नहीं, एक व्यक्ति ने 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहते, कुछ भी नहीं करते तो भी इसमें कोई दुविधा तो है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। सुधांशु त्रिवेदी आ रहा हूं आपके पास। दूसरे दलों में त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जो दल अपने आप को जो दल छल कपटी होते हुए भी अपने आप को बहुत मान मर्यादित और आइडियोलॉजिकल बात करता है, उसमें है कोई ऐसा? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद आनंद प्रधान मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधांशु त्रिवेदी नहीं, अब मोदी की नहीं, अब बीजेपी को असर दो, फिर पलटी हो जाती है कि नहीं मोदी को। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से अगर चुनौती आती है, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि दिग्विजय सिंह आए तो समाजवादी पार्टी से बात करें, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो घोषित है वो बैठ जाए, कुछ और इस तरह का पोलराइजेशन हो। इस बीच मुख्तार अंसारी जो जेल में बंद हैं 8 साल से, हत्या और अपहरण से लेकर तमाम मामलों में, उन्होंने भी कल कह दिया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। इन सबसे चुनौती, मुश्किलें बढ़ती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं संक्षिप्त में जवाब दूंगा। वैसे समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जो मिलकर सरकार चलाते रहे हैं यूपीए की, वो सब मिलकर एक भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात, अभी अखिलेश सिंह जी ने कहा, अरे भाई आपने क्यों संजय सिंह जी को राज्यसभा दी है आसाम से? अमेठी में अगर इतने आश्वस्त थे
राहुल गांधी जी अपनी सीट बचाने के लिए आसाम में जाकर उनको राज्यसभा दी, जिससे इनकी पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि इनकी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है। दूसरी बात, ये हमको भाषण दे रहे हैं दिसंबर 1997 में, जब सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया तो सीताराम केसरी को फिजिकली उठाकर कार्यालय से बाहर फेंकना पड़ा, इस आधार पे कि सीडब्ल्यूसी ने किया वो पद छोड़ने के लिए झूठ बोल रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, इतिहास और वर्तमान रखने वाले लोग यदि यह भाषण दे तो ये बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। ये झूठ नहीं है, सत्य ऑन रिकॉर्ड है। अंजुम जी, इन्हें बता दीजिए जिस समय की अमेठी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उस समय इनके तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी भी कैंप किए थे, जो इनके शीर्षस्थ और सर्वमान्य सबसे प्रिय लीडर हैं। हम उस पर जाना नहीं चाहते, बात कर रहा हूँ। चलिए हम विषय पर वापस लौटते हैं, लेकिन चूंकि आपने बात संजय सिंह की थी, सुधांशु त्रिवेदी, संजय सिंह को असम से इसलिए राज्यसभा में लाया जा रहा है क्योंकि संजय सिंह से आपकी कुछ सेटिंग हो रही थी, बीजेपी से बातचीत चल रही थी, इसलिए उन्हें असम से लाया गया, ये एक तोहफा दिया गया। लेकिन हम वापस लौटते हैं, उसी का चित्रण कर रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसी का वर्णन कर रहा हूँ जी। हमारे वापस एक बार आनंद प्रधान और अलका लांबा के पास चलते। जो अनर्गल आलाप ये करते हैं सीताराम केसरी जी के बारे में, जो अनर्गल आलाप ये करते हैं, उस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ था, किसी को उठाया नहीं गया था, और ये झूठ बोलने का काम बंद करें। चलिए, वर्किंग कमेटी में कैसे प्रस्ताव पारित होता है आप भी जानते हैं, और कांग्रेस का इतिहास जानने वाले लोग भी जानते हैं। फिजिकली कब्जा किया था नहीं, लेकिन चलिए उस पर बात करेंगे तो भटक जाएंगे। अरे इतना तो यार आप झूठ न बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी और अखिलेश प्रताप सिंह हम भटक जाएंगे। नहीं जानेंगे तो क्या सुधांशु त्रिवेदी जी और आप रहते हैं क्या वर्किंग कमेटी में? नहीं, अब चलिए हम उससे बाहर निकलते हैं। आप भी जानते हैं वर्किंग कमेटी के फैसले कैसे होते हैं, कार्यालय पे जाकर कब्जा करना पड़ा था फिजिकली। चलिए, लेकिन हम विषय में वाइडली निकला था, विषय से भटकेंगे, बाहर निकलते हैं। एक बार चलते हैं आनंद प्रधान। लोग बोल रहे हैं जो नागपुर से गवर्न होते हैं, जिनके यहाँ कोई विचारधारा की श्रेय नहीं है, जिनके यहाँ कोई पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह विषय से भटकेंगे। वो नागपुर से गवर्न होते हैं, झंडेवालान से गवर्न होते हैं, आप 10 जनपद से गवर्न होते हैं। दोनों में बुनियादी यही है कि पावर सेंटर अलग अलग है। आनंद प्रधान, मुश्किल क्या लग रही है? कांग्रेस को 11 दिन हो चुके मोदी की दावेदारी के, 11 दिन से मंथन चिंतन, दिग्विजय सिंह का नाम, कभी आनंद शर्मा की तरफ से कहना हम लड़ जाएंगे। कांग्रेस के भीतर आपको लगता है किसी तरह का डर है कि लड़े, हारे, शिकस्त हुए, या कांग्रेस एक मैसेज देने के लिए किसी को भेजेगी, या कांग्रेस की तरफ से कोई बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं हो रहा है? आनंद प्रधान, आपका विश्लेषण, उसके बाद अलका लांबा आपके पास आऊंगा। देखिए अजीत जी, मुझे लगता है कि बनारस की सीट को लेकर के इतनी चर्चा सिर्फ इसलिए हो गई, अन्यथा वहां पर कांग्रेस भी अपना कोई एक लोकल कैंडिडेट देती और वो बड़ी एक छोटी सी सिंबॉलिक लड़ाई होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने वहां से अपनी दावेदारी घोषित करके इस लड़ाई को के जो राजनीतिक स्टेक्स थे उनको बहुत ऊंचा कर दिया है, और उसके कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के और जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, इन सभी बड़ी पार्टियों के बीच में जो एक खास तरह का उमरता कोड है, वो उमरता कोड यह है कि हम एक दूसरे की बड़े नेताओं के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये जो खेल का अभी तक का नियम चल रहा था, उस नियम को एक तरह से तोड़ दिया। अब वो मोदी के खिलाफ जब वो खुद उतर गए, तो अब कांग्रेस की ये मजबूरी हो गई है कि वहां एक ताकतवर और मजबूत उम्मीदवार थे, और इसके कारण ही बीजेपी भी अब रुकी हुई है, क्योंकि रायबरेली में और रायबरेली अमेठी पर अगले हिस्से में बात करेंगे। आनंद प्रधान, रायबरेली अमेठी पर अगले हिस्से में बात करेंगे, लेकिन वहां भी कमजोर करिए जरा। हम बनारस पर यहाँ स्टिक करना चाहते हैं आनंद प्रधान, तो बनारस पर स्टिक करना। हाँ बिल्कुल, तो अजीत जी, मैं यही कह रहा हूं कि यहां पर जो ये दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में एक दबी छुपी सी सहमति रही है। जैसे सपा तो एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करते, जैसे वो अमेठी में और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं देते। मैं एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो उमरता कोड टूटा है अरविंद केजरीवाल के जाने से बनारस में, उसके कारण कांग्रेस में बेचैनी है। और राजनीति ये है कि अगर मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एक सिंबॉलिक नेता के रूप में उभर आए, तो माइनॉरिटीज के बीच में, मुस्लिम मतदाताओं के बीच में यह मैसेज चला जाएगा कि मोदी से अगर कोई लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी वजह। ठीक है आनंद प्रधान, मैं रोक रहा हूं एक बार जरा अलका लांबा को शामिल करता हूं, उसके बाद आ रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह। अलका लांबा,
केजरीवाल जिस ढंग से चुनौती देने गए और उसके बाद एक बनारस, मोदी पहले से आ चुके, केजरीवाल गए और बनारस एक सेंटर पॉइंट बना है। अब इस बीच बात आ रही दिग्विजय सिंह और मे भी कांग्रेस का कोई ऐसा उम्मीदवार हो, जैसा कि रेणुका चौधरी ने हमारे संवाददाता रमन से बातचीत में कहा है कि ठीक टाइम पर पर्दे पर ऐसा नाम आएगा कि सब भाग जाएंगे, और सब भाग जाएंगे जब कह रहे हैं तो केजरीवाल की तरफ भी इशारा है। हल्का लांबा। अंजुम जी, मैं 7 दिन के बाद आज सुबह ही वाराणसी से दिल्ली पहुंची और इन 7 दिनों में मैंने वाराणसी की गली गली छानी है। मेरी आवाज भी जो आप देख रहे हैं इसीलिए बैठी कि हजारों लोगों से मैंने इस एक हफ्ते में गली गली में जाकर बात की और विकास के मुद्दों पर बात की। और मुझे आपकी डिबेट सुनकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है हम उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था इन्हें राजनीति करना हम सिखाएंगे, और राहुल गांधी जी ने तो ये भी कह दिया था दिल्ली चुनाव के बाद कि आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। और बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता को सुनकर लगता है कि बिल्कुल हम लोग कामयाब हो रहे हैं। नहीं, लेकिन हल्का लांबा, हम आए थे उसमें कामयाबी होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये लोग सीट सुरक्षित देखकर लड़ते थे, ना कि नेता देखकर। नेता देखकर तो ये दोनों पार्टियां भाग जाती थी। ये आम आदमी पार्टी है जिसने सुरक्षित सीट अपनी नहीं दूसरे की सुरक्षित सीट देखी कि आप ढूंढिए जो भी सुरक्षित सीट देखनी है। हम लोग तय कर चुके थे कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। और अमेठी में अभी चुनाव भी घोषित नहीं हुए थे। डॉक्टर कुमार विश्वास सबसे बड़ा चेहरा, चलिए अमेठी पर बात करेंगे। हल्का लांबा, एक मिनट, कहीं से भी लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल जी लड़ेंगे। तो ये जो राजनीति करना अगर सिखाया है वो आम आदमी पार्टी ने सिखाया, और खुशी है कि सब सीख रहे हैं कि आज अपना बड़ा नेता और बड़ा चेहरा। मेरी आवाज आ रही है? आपने तय किया आप सुनेंगे नहीं, आप नॉन स्टॉप बोलेंगी। की जो 60 गांठ है वो होते हुए जो है वो साफ दिखती है। मैं वाराणसी की गलियों में हल्का लांबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, मुझे लगता है हल्का लांबा तक या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या नॉन स्टॉप को सुन नहीं पा रही है। हल्का लांबा, कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भी जानबूझकर ऐसा चुनाव क्षेत्र चुना है ताकि वो संदेश और मैसेज दे सके और उसका फायदा उठा सके। आज अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो दिल्ली के चुनाव के बाद लगातार 20-25 दिन तक बनारस में रहेंगे। इसका क्या मतलब है और केजरीवाल बनारस से अगर चुनाव लड़कर क्या संकेत संदेश देना चाहते हैं? और इन सब के बीच ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे, मुख्तार अंसारी माफिया डॉन जो जेल में बंद है 8 सालों से, माफिया डॉन ने कल कहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। क्या होगा मुख्तार अंसारी, केजरीवाल और मोदी के बीच? और उसके बाद अगर इसके बीच कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित होता है, ऐसा उम्मीदवार जिसके बारे में रेणुका चौधरी ने कहा कि उस उम्मीदवार का के नाम का ऐलान होते ही सब भाग जाएंगे, कौन होगा उम्मीदवार? और साथ में अमेठी और रायबरेली की भी चर्चा ब्रेक के बाद।